नियतिकृत नियमरहितां लादेकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादतदिभाति तत्र काव्यप्रकाशस्य पाठप्रस्तावे इदानीं द्वितीय उल्लासे पाठः प्रवर्तते यत्र आदौ काव्यलक्षणे विशेष्यभूतयोः शब्दार्थयोः उद्देशः कृतः ततश्च कश्चन अपरोऽप्यर्थः परेषाम् आचार्याणां मते भवति इति तुरीयस्य तुरीयो नाम चतुर्थः चतुर्थस्य अर्थस्य विषये अत्र मीमांसां वितनोति आचार्य मम्मटः स अस्माकम् अद्यतन पाठविषयः अस्तु। तो तात्पर्यार्थः कश्चित् भवति। अयं तात्पर्यार्थः किं भूतः भवति, किं स्वरूपम् अस्य भवति तदुच्यते। यदा एकस्मिन् वाक्ये अनेकानि पदानि उक्तानि भवन्ति तेषां पदानां पृथक् पृथक् अर्थः अविधया उपस्थाप्यते अस्तु। परन्तु न हि एकः अर्थः वाक्यार्थः भवितुमर्हति खलु। वाक्यार्थस्तु बहूनाम् अर्थानां सम्बन्धेन भवति। यदा अविधया उपस्थिताः अनेके अर्थाः अन्वयं लभन्ते तदा सति अन्वये तेषां यः अर्थः सम्बद्धः अर्थः अर्थात् अन्वितः यः अर्थः लभ्यते स अर्थः वाक्यार्थः उच्यते अस्तु। स एव वाक्यार्थः एतेषां मते तात्पर्यार्थः भवति। तदेव उच्यते कि यत् आकांक्षा योग्यता सन्निधि मतां पदार्थानां वक्ष्यमाण स्वरूपाणां पदार्थानां जब आकांक्षा योग्यता और सन्निधि इन धर्मों के कारण पदार्थों का परस्पर समन्वय हो जाता है, परस्पर संबंध हो जाता है, तो उनके संबंध हो जाने के बाद तत्र तात्पर्यार्थः समुल्लसति। फिर उसके समन्वय माने सभी पदार्थों का परस्पर संबंध हो जाने के बाद एक विलक्षण अर्थ उत्पन्न होता है, उसको हम तात्पर्यार्थ कहते हैं। इदानीं कोऽयं तात्पर्यार्थः तदा उच्यते विशेष वपुः। अयं तात्पर्यार्थः विशेष वपुः भवति अस्तु। अर्थात वाच्यार्थात अस्य वपुः विलक्षणं भवति, अस्य स्वरूपं विलक्षणं भवति। हाँ? इसका जो स्वरूप है वो वाच्यार्थ की अपेक्षा कुछ विलक्षण होता है अस्तु। और कैसा है तो अपदार्थः पदार्थः न भवति, अर्थात एकस्य पदस्य अर्थः तात्पर्यार्थो न भवति अस्तु। रामः ग्रामं गच्छति इति वाक्येन यावान् अर्थः बुध्यते सः कस्यचिदपि एकस्य पदस्य अर्थः नास्ति, है ना। रामः ग्रामं गच्छति इस वाक्य से जो एक अन्वित अर्थ का ज्ञान प्रमाता को श्रोता को होता है वह किसी एक पद का अर्थ नहीं है। राम इस पद का भी अर्थ नहीं है, ग्रामम इस कर्म पद का भी अर्थ नहीं है। उसी प्रकार से गच्छति इति क्रियापदस्यापि अर्थो नास्ति, अतः अयं तात्पर्यार्थः अपदार्थो भवति। यह जो तात्पर्यार्थ होता है वह अपदार्थ होता है, किसी एक पद का अर्थ नहीं होता। अपदार्थोपि वाक्यार्थः समुल्लसति, वह वाक्यार्थ होकर के समुल्लसित होता है। इति अविहितान्वयवादिनां मतम, ऐसा अविहितान्वयवादियों का मत है। अब समझिए इसमें अविहितान्वय शब्द से क्या अर्थ स्पष्ट होता है। अविहिताः अर्थात अभिदया उपस्थापिताः तत्तदर्थाः। ठीक है। यथा रामः ग्रामं गच्छति इत्यत्र राम इति प्रकृत्यर्थः अविदया कश्चित् उपस्थाप्यते दासरथी रूपः। सुप्रत्ययस्य अर्थः कर्तादि उपस्थाप्यते अविदया एकः।
तथैव ग्राम इति प्रकृत्यर्थः कश्चित् भिन्नः उपस्थाप्यते। तथैव तत्रापि अम् कर्म वाचिका या विभक्तिरस्ति तस्याः विभक्तेः अम् विभक्तेः कर्मत्वादि रूपः कश्चित् पृथक् उपस्थाप्यते। तथैव गमधात्वर्थ व्यापारः फलञ्च इति अर्थद्वयं गम धातुना गमिति प्रकृत्या उपस्थाप्यते। पुनः तिप्रत्ययस्यापि अर्थः कश्चित् भिन्नः संख्यादिः उपस्थाप्यते एवं कालादिः उपस्थाप्यते। एवं प्रत्येकं पदस्य एकः भिन्नः अर्थः अविधया उपतिष्ठति। अस्तु। इन भाट्ट मीमांसकों के मत में क्या होता है, श्रोता के मन में कोई वाक्य सुनने पर उसमें जितने पद संभव हैं उन सभी का पृथक अर्थ उपस्थित होता है। उसको कहते हैं अविहिताः अर्थाः, अर्थात अविधया उपस्थापिताः अर्थाः। तो तत्तत् शब्द की शक्ति ने तत्तद अर्थ को उपस्थित कर दिया आपके मन में। अब क्या होगा, पृथक पृथक उपस्थित जो अर्थ हैं उनसे तो शाब्द बोध नहीं होगा, वह तो शाब्द बोध रूप नहीं है, है ना। तो क्या होगा, उन सभी पृथक उपस्थित अर्थों का समन्वय इष्ट होता है। उसी को हम अन्वित बोध या वाक्यार्थ बोध या शाब्द बोध कहते हैं। तो आकांक्षा योग्यता सन्निधि के द्वारा उन सभी पृथक पृथक उपस्थित अर्थों का अन्वय होता है, अर्थात संबंध होता है। अस्तु। तो अभिहितानाम अर्थानाम अन्वयः यत्र, अर्थात हाँ, अन्वयः अर्थात परस्परम संबंधो यत्र यस्मिन् वादे सह वादः अभिहितान्वयवादः। अस्तु। अर्थात अभिधा के द्वारा वाक्य में उपस्थित तत्तदर्थों का अन्वय जो स्वीकार करते हैं, ऐसे सिद्धांत को कहेंगे हम अभिहितान्वयवाद। और ऐसे सिद्धांत को मानने वाले जो आचार्य हैं वो होंगे अभिहितान्वयवादी, अर्थात भट्टाः मीमांसकाः। ठीक है। अभिहितान्वयवाद का स्वरूप क्या हो गया कि यत्र अविधया प्रत्येकं पदस्य अर्थं पृथक् उपस्थापयति तदा अविधया उपस्थितस्य अर्थस्य अन्वयः भवति। अन्वये सति यः एकः विशिष्टः अर्थः सर्वेषां पदानां सम्बन्धेन एकः अन्वितः अर्थः यः भवति स एव तात्पर्यार्थः उच्यते। उसी को तात्पर्यार्थ कहते हैं, जो सभी पदार्थों के अन्वय से उत्पन्न होता है, अर्थात सभी पदार्थों के मिलने पर एक विशिष्ट युक्त अर्थ जो उत्पन्न होता है उसी को तात्पर्यार्थ कहते हैं। अस्तु। इदानीमत्र विचारः एकः इतोऽप्यस्ति। यथा कश्चिदर्थः अस्माभिः प्रमीयते, अस्तु, वयं कमपि अर्थं जानीमः, तस्य अर्थस्य उपपादकः अथवा बोधकः कश्चित् शब्दो भवति। अस्तु। यथा वाचकः, लाक्षणिकः, व्यञ्जकश्च। तथैव तद्गतः अर्थात् तत् शब्दगतः कश्चित् व्यापारः भवति यः तमर्थं बोधयति। अस्तु। एवं त्रयः पदार्थाः अत्र सन्ति। एकः शब्दः, तद्गतः व्यापारः, कश्चिदर्थश्च बोध्यमानः तेन। यथा एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। वाचकः अर्थः यः अस्ति सः अभिधा व्यापारेण संकेतितमर्थं बोधयति, अतः तेन बोध्यमानः अर्थः वाच्यो भवति। अस्तु। तर्हि अस्मिन् स्थले व्यापारः अस्ति अभिधा, शब्दः अस्ति वाचकः, अर्थः अस्ति वाच्यः। तथैव द्वितीयक्रमे शब्दः अस्ति लाक्षणिकः, व्यापारः अस्ति शब्दस्य लक्षणः, अर्थश्च लक्ष्यः। तथैव इयं या व्यवस्था अस्ति तत्र केवलं तुरीयः अर्थ एव स्वीक्रियते वा अथवा शब्दगतः व्यापारः वृत्तिः अपि स्वीक्रियते, कश्चित् शब्दोऽपि अन्यः स्वीक्रियते, तत्र उच्यते यत् अत्र त्रयः अपि पदार्थाः सन्ति।
यथा तात्पर्यार्थस्तु अर्थः अस्ति एव, परन्तु अयम् अर्थः केन व्यापारेण कया वृत्त्या उपस्थाप्यते, तदा तत्र वृत्तिर्भवति तात्पर्याख्या वृत्तिः अथवा तात्पर्यवृत्तिः। इदं लिखन्तु। तात्पर्यवृत्तिः अस्तु अस्य अर्थस्य उपस्थापिका वृत्तिरस्ति। इयं वृत्तिः कुत्र तिष्ठति? यथा अविधा वृत्तिः वाचके शब्दे, लक्षणा वृत्तिः लाक्षणिके शब्दे, व्यञ्जना च व्यञ्जके शब्दे, तथैव अस्य वृत्तेरवस्थानं किं? तदा उच्यते इयं वृत्तिः वाक्ये तिष्ठति। अस्तु, इयं वाक्यगता वृत्तिः, अयं वाक्यगतः व्यापारः। अस्तु, अतः अत्र शब्दभूतः अस्ति वाक्यं, वृत्तिरस्ति तात्पर्यवृत्तिः, अर्थः अर्थः अस्ति तात्पर्यार्थः। अस्तु, हम्म। तो वाक्यं स्वीयेन तात्पर्याख्येन व्यापारेण एकं पदार्थान्वितम् अर्थम् उपस्थापयति, स च अर्थः तात्पर्यार्थः इति भाट्टमीमांसकानां मतिः। अस्तु, तो एमे किं स्वीकुर्वन्ति यत् अविधया अनन्वितः अर्थः बुद्धो भवति। अस्तु, अतः वाच्यः कश्चित् भिन्नः भवति, वाक्यार्थः कश्चित् भिन्नः भवति इति वाच्यवाक्यार्थयोर्भेदः एतेषां भट्टमीमांसकानां मते अस्ति। अस्तु, अविधया यः अर्थः उपस्थाप्यते स तु वाच्यार्थः। यथा रामपदस्य दाशरथी इति यः अर्थः सः वाच्यार्थः। अस्तु, नायं हम्म। वाक्यार्थः, यतोहि अयम् अनन्वितः अर्थः अस्ति। वाक्यार्थस्तु अन्वितो भवति, अर्थात् तत्र अनेके पदार्थाः अन्विताः भवन्ति। अस्तु, अन्वयं लभन्ते। तादृश एव विलक्षणः अर्थः वाक्यार्थः उच्यते। अस्तु, अवगम्यते न वा? हाँ हाँ। यतोहि इदं यानं तु गच्छति वेगेन। अस्तु, यत्र हम्म। कुत्रापि अवगमनं न भवति चेत् सूचनीयोऽहम्। अस्तु, इदानीं वाच्यवाक्यार्थयोर्भेदमामनन्ति अविहितान्वयवादिनः, यतोहि एतेषां शक्तिः नाम अविधा अनन्वितम् अर्थं बोधयति, न तु अन्वितम्। अर्थान्तरेण सम्बद्धम् अर्थं न बोधयति, अपि तु एकं स्वतन्त्रम् अर्थम् उपस्थापयति। अतः एतेषां मते वृत्त्यन्तरस्य कल्पना कर्तव्या भवति, उपस्थितानाम् अर्थानां समन्वयाय। अस्तु, स च हम्म। अर्थः तात्पर्यार्थः भवति, सा च वृत्तिः तात्पर्यवृत्तिर्भवति, शब्दश्च अत्र वाक्यं भवति। इदानीम् एतेषामेव शास्त्रे एकः आचार्यः प्रभाकरमिश्रनामा बभूव। सः किं कथयति? अयि भोः, वाच्यवाक्यार्थयोर्भेदः नास्ति। अस्तु, किं कथयति असौ? वाच्यवाक्यार्थयोः वाच्यवाक्यार्थयोः अभेदः। अभेदः, भेदः नास्ति। तो यः आचार्यः वाच्यवाक्यार्थयोर्भेदं मनुते, तस्य मते एव अन्वयाय व्यापारान्तरस्य आवश्यकता भवति। यथा कुमारिलभट्टः, हम्म। प्रभाकरमिश्रस्य मते तु अन्विते एव अर्थे शक्तिर्भवति शब्दस्य। अतः क्वचिदपि अविधा तादृशम् अनन्वितम् अर्थं न बोधयति। अतः इदानीं यः वाच्यार्थः अविधया उपस्थाप्यते, सः वाच्यार्थः केनचित् अर्थांतरेण अन्वितः अस्ति, वो किसी दूसरे अर्थ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब वहां पर सामान्य संबद्ध अर्थ में शक्ति होती है, विशेषान्वित में शक्ति नहीं होती, ये समझ लीजिए। जैसे अगर कोई कहता है घटम आनय, तो घटम आनय में जो आनय पद की शक्ति है, आनय तो क्रियापद है,
आंग उपसर्ग पूर्वक नी धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है ना। तो लाओ, त्वम आनय, ऐसा वाक्य बनेगा। तो आनय, इस क्रियापद की जो शक्ति है वो लाना इस सामान्य क्रिया में नहीं है, क्रिया मात्र में नहीं है। तो किस में है? तो कहेंगे यत्किंचित कारकान्वित क्रिया में आनय पद की शक्ति है। ठीक है। तो जब आनय पद की शक्ति यत्किंचित कारकान्वित क्रिया में होगी, तब आपको वहां पर क्रिया पदार्थ का, क्रिया पदार्थ में कर्म या और किसी कारक के अन्वय करने के लिए तात्पर्य वृत्ति की आवश्यकता नहीं होगी। जो अनन्वित में शक्ति मानते हैं उनको अन्वय के लिए वृत्त्यंतर की आवश्यकता होती है। ये तो अनन्वित में शक्ति ही नहीं मानते, अन्वित में शक्ति मानते हैं, है ना। तो अन्वित में शक्ति मानने का फल ये होगा कि यहां पर वो अविधा उन्हीं अर्थों का बोध कराएगी जो किसी दूसरे अर्थ से संबद्ध होंगे। तो संबद्ध होंगे इसका मतलब, अब पुनः, अब आपको अभिधा से किस अर्थ का ज्ञान हो रहा है? संबद्ध अर्थ का ज्ञान हो रहा है, असंबद्ध अर्थ का ज्ञान नहीं हो रहा। कुमारिल भट्टाचार्य के मत में असंबद्ध अर्थ का ज्ञान कराती है अभिधा। इसीलिए उस अर्थ के संबंध के लिए आपको वहां पर वृत्त्यंतर की आवश्यकता होती है। इनके मत में आपको वृत्त्यंतर की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये अन्विते एव अर्थे अभिधाम स्वीकुर्वन्ति प्राभाकराः अस्तु। अतः एतेषां मते वाच्य वाक्यार्थयोर भेदो न भवति। अतः अयं द्वितीयः वादः कश्चिदायाति यत्र वाच्य एव वाक्यार्थः इति अन्विता विधानवादिनः। अस्तु। एतेषां मते किं भवति? अन्वितानाम् एव अभिधानं भवति। अभिधानं नाम अविधया उपस्थापनं भवति। पश्यन्तु, पूर्वस्मिन् मते अविधया उपस्थापितानाम् अन्वयः भवति, अत्र तथा नास्ति। अत्र व्युत्क्रमेण व्यवस्था अस्ति, बिल्कुल उल्टी हो गई व्यवस्था। पहले आपको अन्वय करना होगा किसी पदार्थ का किसी पदार्थ में, तब जा करके उसमें अविधा के द्वारा उपस्थित होने की योग्यता आएगी। अस्तु। तो क्या अंतर आया अभिहितान्वयवाद और अन्विता विधानवाद में? कि अभिहितान्वयवाद में स्वतंत्र अर्थ में अविधा होती है, इसीलिए उस असंबद्ध स्वतंत्र अर्थ का अर्थांतर के साथ संबंध कराने के लिए तात्पर्य वृत्ति की अपेक्षा प्रत्यावृत्ति होती है। होती है। अस्तु। हम्म। लेकिन ऐसा अन्विता विधानवाद में नहीं होता। अन्विता विधानवाद का तो नाम ही क्या है? अन्विता नाम अविधानम यत्र। हाँ, जहां पर अन्वित अर्थों का ही अभिधान होता है। ऐसा नहीं कि अभिहित अर्थों का अन्वय होता है, नहीं, अन्वित अर्थों का अभिधान होता है, अर्थात परस्पर संबद्ध अर्थों की ही अभिधा के द्वारा उपस्थिति कराई जाती है। तो अब देखिए वाक्य समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक मत में अभिधा के द्वारा उपस्थित अर्थों का अन्वय कराया जाता है, दूसरे मत में अन्वित अर्थों की ही अभिधा के द्वारा उपस्थिति कराई जाती है। तो इन दोनों मतों में ये भेद होने के कारण एक मत में तात्पर्य वृत्ति की अपेक्षा होती है, और इसीलिए वहां पर तात्पर्यार्थ नाम का चतुर्थ अर्थ स्वीकृत किया गया है। भट्ट मीमांसकों के मत में प्राभाकर मीमांसक, जो कि अन्वित अर्थ में ही शब्द की शक्ति अर्थात अभिधा को मानते हैं, इसीलिए उनके मत में तात्पर्यार्थ की कोई आवश्यकता अथवा तात्पर्य वृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक नहीं है। है। हम्म। तो वाच्य एव वाक्यार्थः इति अन्विता विधानवादिनः। अस्तु। एतद् हम्म। वादद्वयं मीमांसकानाम् अस्ति, यत्र अस्माकम् आवश्यकं ज्ञानं स्यादेव। अस्तु। इदानीम् अग्रे गच्छामः। ग्रन्थः दृश्यते वा भवद्भिः सर्वैः? हाँ, दृश्य। अस्तु। सर्वेषां प्रायशोऽर्थानां व्यञ्जकत्वमपीष्यते। अस्तु। इदानीं सामान्येन वयं यदा जानीमः तदा अस्माकं किं ज्ञानं भवति?
अर्थबोधकत्वं शब्दे भवति न तु अर्थे। अर्थे अर्थबोधकत्वं न भवति। इति लोके अस्माकं ज्ञानं भवति, परन्तु काव्ये तथा नास्ति। काव्ये शब्दस्य इव अर्थस्यापि अर्थबोधकता अस्ति। काव्य में जैसे शब्द में अर्थबोधकता होती है, वैसे ही अर्थ में भी अर्थबोधकता होती है। अब यह जो बोधकता है ना, ये तीन प्रकार की हो सकती है: वाचकता रूप, लक्षकता रूप, व्यंजकता रूप। तो वाचक तो अर्थ नहीं हो सकता, लाक्षणिक भी अर्थ नहीं हो सकता, लेकिन व्यंजक हो सकता है। अर्थात शब्द में लक्षणा और अविधा व्यापार तो संभव नहीं है, लेकिन व्यंजना व्यापार से अर्थ भी, अर्थांतर का ज्ञान करा सकता है। अतः यथा शब्दस्य अर्थस्यापि व्यंजकत्वं व्यंजकत्व रूप बोधकत्वं भवति इति बोधयितुं तत्रापि न कस्यचिदेकस्य अर्थस्य त्रयः अर्थाः उक्ताः खलु, वाच्य लक्ष्य व्यङ्ग्य रूपाः। तेषु त्रयाणामप्यर्थानाम् इयं व्यञ्जकता रूपबोधकता सम्पद्यते। अतः उच्यते सर्वेषां प्रायशोऽर्थानां व्यञ्जकत्वमपीष्यते। व्यञ्जकत्वं नाम अपि शब्देन किमत्र ज्ञायते? यतोहि एतेषां अर्थानां वाचकत्वं तु अस्ति एव, हा? परन्तु व्यञ्जकत्वम् अपि भवति। अस्तु। अस्तु। तत्र व्यञ्जनायां किं वैलक्षण्यमस्ति इति, व्यञ्जनागतम् अविधालक्षणानिरूपितं वैलक्षण्यं प्रतिपादयितुम्, अविधा और लक्षणा से व्यंजना क्यों विशिष्ट है ऐसा बताने के लिए सर्वेशाम बोल रहे हैं। ठीक है। यह जो व्यंजनावृत्ति है वह शब्द मात्र निष्ठा नहीं होती, यह तो अर्थ में भी संभव है, और उसमें भी ऐसा नहीं कि एक ही अर्थ में है। सर्वेशाम प्रायशः अर्थानाम, अर्थात व्यंजना जो होती है, भी आपको उदाहरण भी देंगे आचार्य मम्मट। प्रायः सभी अर्थों में, सभी अर्थों में अर्थात वाच्य वाच्यार्थोपि व्यंजकः भवितुमर्हति, लक्ष्यार्थोपि व्यंजकः भवितुमर्हति, व्यंग्यार्थोपि व्यंजकः भवितुमर्हति। अर्थात व्यंग्येन अर्थेन अपरः व्यंग्यार्थः प्रमातुं शक्यते, बोद्धुं शक्यते। अस्तु। अतः सर्वेषां काव्ये स्वीकृतानां वाच्य लक्ष्य व्यंग्य रूपाणाम् अर्थानां व्यंजकत्वम् अपि भवति। अपि शब्देन किं तत्र रहस्यं सूचितं भवति? तत्र उच्यते यदा कश्चिद् अर्थः व्यंजकः भवति तदा तस्य वाचकता नष्टा भवति इति नास्ति। अस्तु। वाच्यत्वादयः धर्माः तस्य तस्य अर्थस्य सिद्धाः एव। ठीक है। तो अभिशब्देन तत्र व्यञ्जकत्वस्य आधिक्यम्, अर्थे यद् व्यञ्जकत्वम् आगतं तस्य आधिक्यं सूच्यते। अर्थात् तस्य स्वाभाविको यः धर्मः अस्ति अर्थस्य, सः धर्मः नष्टो न भवति। यदा कश्चित् वाच्यार्थः अस्ति तेन किञ्चित् व्यङ्ग्यं भवति, तो तदा सः वाच्यार्थः व्यञ्जकः जातः। इदानीं यदा अयं व्यञ्जकः सम्पन्नः अर्थः, तदा किम् अस्य वाच्यत्वं नष्टं वा? नहि नहि, वाच्यत्वमपि अस्ति, व्यञ्जकत्वमपि अस्ति। इदमेव अभिशब्देन अत्र बोध्यते। अस्तु। इदानीं प्रत्येकम् अर्थस्य व्यञ्जकत्वं शिषाधीषुः आचार्यः यथाक्रमम् उपक्रमते। अस्तु। वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्यार्थानां यथाक्रमं व्यञ्जकत्वम् उपपादयति। पश्यन्तु अत्र प्रतिज्ञातम्। इयं तु प्राकृतछाया अस्ति अस्य पद्यस्य। संस्कृतं वयं पठामः।
कदाचित् टीकायां भवेत्। इदमस्ति, दृश्यते वा? आम्। मातर्गृहोपकरणम् अद्य खलु नास्तीति साधितं त्वया, तद्भण किं करणीयम्, एवम् एव न वासरस्थायी। इदं वाक्यं कयाचित् व्यभिचारिण्या नायिकया, या उपनायकम रिरंसती, है ना, अपने नायक से मिलने के लिए बाहर जाना चाहती है लेकिन कह नहीं सकती घर पे, तो माता से बोल रही है कि मम्मी, तुमने कहा था ना कि आज घर में कोई सामग्री नहीं बची है खाने पीने की। अद्य गृहोपकरणम किंचिदपि नास्ति इति त्वया साधितम। देखो मैं नहीं कह रही हूँ, मुझे तो कोई काम नहीं है बाहर जाने का, लेकिन देखो तुमने कहा था कि घर का कोई भी सामान, खाद्य सामग्री नहीं है, तो बताओ क्या करना है। तद्भण, मैं तो ऐसा भी नहीं कह रही मुझे भेज दे, तुम कहोगी वही होगा, तो बोलो क्या करना है। क्योंकि एवमेव वासरः न स्थायी, ये जो दिन है ना, ये इसी प्रकार से स्थायी नहीं रहने वाला है, अभी सूर्यास्त हो जाएगा, और सूर्यास्तात परम अहम कुलीना गृहात बहिर्गंतुम न प्रभविष्यामि। है ना, सूर्यास्त के बाद मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। इसीलिए बताओ जल्दी क्या करना है, लाना है सामान के नहीं लाना। एवं, तो अत्र वस्तुतः इयं व्यभिचारिणी अस्ति। हाँ, उपनायक संगमार्थिनी अत्र पश्यन्तु, वृत्तान्तं बोधयति आचार्य नागेश भट्टः। काचित् उपनायक संगमार्थिनी, इयम् उपनायकस्य संगमम् अर्थयते, तादृशी इयम् अस्ति, अतः बहिर्गन्तुं मातरं ब्रूते। अपन इसका सामान लाना इसका प्रयोजन नहीं है, ये तो चाहती है कि अपने उपनायक से इसका संगम हो जाए, बाहर मिल जाएगा, इस समय वो बाहर आता है, उससे मिल के आना है। परंतु इयम, हाँ, उपनायक संगमार्थिनी नायिका मातरम तथा ब्रूते। तो अत्र अयं वाच्यार्थः अस्ति। अस्तु, अनेन वाच्येन अर्थेन एकः व्यङ्ग्यार्थः उपपद्यते। अस्तु, इदानीम् एकम् इतोपि पश्यन्तु। आर्थी व्यञ्जना कदा भवति, अर्थात् कस्मात् कस्माच्चिदपि अर्थात् व्यङ्ग्यार्थः कदा आयाति, यदा प्रमातुः वक्तृवैशिष्ट्यादेः ज्ञानम भवति। जब आप वक्ता आदि के वैशिष्ट्य को जानते हैं, तभी अर्थ में व्यंजकता आ सकती है, अर्थात अर्थ से कोई व्यंग्यार्थ हो सकता है। अगर मान लीजिए यही पद्य कोई सदस्त्री बोले, कोई कुलीना नायिका बोले, तब ऐसा व्यंग्य नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी आर्थी व्यंजना होगी, अर्थात अर्थगता व्यंजना होगी, तब वहां पर सहृदय को वक्त्रादि वैशिष्ट्य भाग होना चाहिए, अर्थात वक्ता आदि के वैशिष्ट्य का ज्ञान होना चाहिए। तो हमने आपको पहले बता दिया ना कि ये जो लड़की है नायिका, वो व्यभिचारिणी है, अच्छी नायिका नहीं है। उपनायक से संगमार्थिनी अस्ति, अतः अत्र वक्तुः वैशिष्ट्येन अयं व्यङ्ग्यार्थः अनेन वाच्येन आयाति। कः व्यङ्ग्यार्थः आयाति? अत्र स्वैरविहारार्थिनीति विद्यते। इयं स्वैरविहारार्थिनी अस्ति। स्वैरं विहर्तुं शीलम् अस्याः अस्ति। ये तो यथेष्ट घूमना चाहती है बाहर जाकर के, सब्जी वब्जी लाना या घर का सामान लाना इसका प्रयोजन नहीं है, ऐसा व्यंग्यार्थ आता है इस वाच्य से, कि ये तो मनमानी घूमना चाहती है बाहर जाकर के बाजार में, और यह तो अच्छी बात नहीं है, ऐसा व्यंग्य आता है। लेकिन क्या यह व्यंग्य, अगर कोई कुलीना स्त्री ये बात कहे अपनी माँ से, तो होगा ये व्यंग्य? वदन्तु। अयं यः व्यङ्ग्यः अस्ति कि यत् इयं बहिः गन्तुमिच्छति, किमपि अस्याः प्रयोजनं गृहोपकरणसाधनानयनरूपं नास्ति, अपि तु इयं तु विहारम् इच्छति, अतः स्वैरविहारार्थिनी अयमस्ति इति यः व्यङ्ग्यार्थः अत्र आयाति अनेन वाच्येन, सः व्यङ्ग्यार्थः
यदि इयं वक्त्री काचित् कुलीना स्त्री भवति तदापि अयं व्यङ्ग्यार्थः आगन्तुं शक्नोति वा? अगर इसी बात को कोई कुलीना स्त्री बोले तो ये व्यंग्यार्थ आ सकता है क्या? हाँ, न आगन्तुं शक्नोति। अस्तु, अतः आर्थी व्यञ्जनायां सर्वदा वक्तुः प्रकरणस्य बोद्धव्यस्य बहवः तत्र सन्ति, तेषां वयं तृतीय उल्लासे ज्ञानं करिष्यामः आर्थी व्यञ्जनानिरूपणावसरे। तेषां वैशिष्ट्यादेव आर्ति व्यञ्जना भवति, अर्थेन व्यङ्ग्यार्थस्य उत्पत्तिर्भवति। अस्तु, तो अत्र वाच्यार्थः यः अस्ति, वाच्यार्थ जो है ना, प्रश्न रूपः, यत् अद्य किमपि गृहोपकरणं नास्ति अतः मया किं करणीयम् इति भण मातरं या ब्रूते वाला, तस्याः प्रश्नरूपं यद् वाच्यमस्ति तद्वाच्यम् अत्र एनं व्यङ्ग्यार्थं जनयति। अस्तु, उस वाच्य से यहाँ पर ये व्यंग्य उत्पन्न हो रहा है। तर्हि अत्र कस्य अर्थस्य व्यञ्जकता उक्ता? वदन्तु। अत्र कस्य अर्थस्य व्यञ्जकता उक्ता मम्मटाचार्येण? सर्वेषां प्रायशोऽर्थानां व्यञ्जकत्वमपीक्ष्यते इति प्रतिज्ञया वाच्यस्य लक्ष्यस्य व्यङ्ग्यस्य च अर्थस्य व्यञ्जकतां निरूपयितुम् आचार्यः उपक्रमते। अस्तु, अत्र तर्हि यथाक्रमं मया उक्तं खलु, यथाक्रमं सर्वेषाम् अर्थानां व्यञ्जकताम् आचार्यः दर्शयति। तर्हि यदि प्रथमः श्लोकः अस्ति चेत् तत्र कस्य अर्थस्य व्यञ्जकता आचार्येण दर्शिता? वाच्यार्थस्य। अस्तु, अत्र वाच्यार्थेन अयं व्यङ्ग्यार्थः आयाति यत् इयं नायिका, इयं बाला स्वैरविहारम् इच्छति। अस्तु, अस्तु, एतावता एव अलम् अद्यतनपाठेन। पुनः आगामिनि पाठे अर्थान्तरस्यापि व्यञ्जकतां वयं ज्ञास्यामः। तत्र लक्ष्यार्थः व्यङ्ग्यार्थश्च अस्ति, तयोर्व्यञ्जकताम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः।